अडानी का जो विस्तार हुआ है 2014 से लेकर 2025 तक, वो 1100% से भी ज्यादा बढ़ा है। अब उसमें जो सबसे मेन बात, उन्होंने कई पॉइंट गिनवाए, कई आरोप लगाए मोदी सरकार के ऊपर कि भाई मोदी ने इंडिया को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। अगर असली तथ्यों की बात करें, तथ्यों के अनुसार मतलब जो अडानी समूह की संपत्ति बढ़ी है, जो उसका नेटवर्थ बढ़ी है, वो भी 1100% से ऊपर है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट था अंबानी के पास, अडानी के पास 2014 में, और अब उनके पास 200 प्लस प्रोजेक्ट हैं। मतलब आप तो कहते ही थे कि भी भारत को बेचा जा रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब आपके जो आपकी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी थी, अब उनके ऊपर भी ये बयान वहां से भी आ गया है, और ये मतलब पूरा वायरल बयान है। क्या है आपका टेक इसके ऊपर? क्या सोचते हो आप? क्या सच में इंडिया को बेचा गया है, या फिर एक कंपनी होने के नाते, अडानी की कंपनी होने के नाते वो कंपनी का विस्तार हुआ है? देखो राहुल भाई, और कोई भी साथी जो भी पॉडकास्ट को देख रहा है या जो भी इस चीज़ को समझ रहा है, मैं उसके लिए 2-3 बातें बताऊंगा। पहले तो आपने खुद ही बोल दिया, आपने मेरी उन बातों के ऊपर मोहर लगा दी, लेकिन इससे भी ऊपर आपको नहीं लगाई, आप सवाल पूछ रहे हैं। यानी जो मैं पहले कहता था वही बात राज ठाकरे बोल रहा है। हाँ। ठीक है, और इसमें मैं 2-3 बात पहले कहूँगा। कई बार लोग सोचते हैं अडानी जो है वो अंबानी से अलग है और वो टाटा और बिरला से अलग है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो काम करती थी मतलब टाटा और बिरला के लिए, और अभी जो बात चल रही है वो कि मोदी काम कर रहा है अंबानी और अडानी के लिए। तो एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, बड़ी वायरल हुई थी पिछले पॉडकास्ट की, हाँ, कि भाई 2 गुजरातियों ने मिलकर पूरे देश को, 2 गुजरातियों को सौंप रहे हैं। हाँ, तो एक तो आपको 2-3 लाइनें इस पूरे पॉडकास्ट में जो आपको ध्यान रखना है। कोर्ट इस देश के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बैठी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मसले चल रहे हैं, वो मसले एक तो हम लोगों को सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए काम कर रहे हैं कि न्याय कहीं पर है और कभी मिलेगा या मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं इसकी कोई श्योरिटी किसी के पास नहीं है, सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए वो दोनों संस्थाएं बैठी हुई हैं। दूसरी चीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे बीजेपी, एक गेम खेलती है लोगों की साइकी के साथ, उनकी साइकोलॉजी के साथ, उनके मानसिक स्तर के साथ, कि पहले तो आपको इतना मूर्ख बना के रखते हैं कि आपको समझ में ना आए, और दूसरा कुछ शब्दावली बना देते हैं। एक तो देश शब्द को, राष्ट्र को यूज करते हैं, वो भारत को यूज करते हैं, अखंड भारत को। तीसरा विकास शब्द को यूज करते हैं, और चौथा जो यूज करते हैं वो राजनीति को करते हैं कि इस मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति ना करो, या वो ऐसा करते हैं ये राजनीतिक आरोप है। मैं एक स्पष्ट बात आपको कहूं, भले ही विपक्षी पार्टियों को चुनाव के दौरान आरोप लगाने पड़ रहे हो, लेकिन उन आरोपों को बहुत सीरियसनेस के साथ आपको देखना चाहिए। समाज के लोगों को आरोप लगे हैं तो उस पे एक एक बात के ऊपर जवाब क्या दे रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे अभी जो भी आरोप राज ठाकरे ने लगाए और जो भाजपा ने उनके ऊपर, हाँ, अब अभी नगर निगम के चुनाव है, चुनाव के दौरान लगाए, तो आप ये कहकर के इग्नोर नहीं कर सकते कि ये राजनीतिक आरोप है। आपके हाथ में सारी संस्थाएं हैं, वो आपके नेताओं के ऊपर अटैक नहीं करती हैं। अगर किसी नेता के ऊपर ढेर सारे आरोप हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके आरोप सारे के सारे रद्द हो जाते हैं या फिर वो कार्रवाई होना बंद हो जाता है। राजनीतिक आरोपों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चुनाव के दौरान आरोप लगाना एक ऐसा काम है जहां उनको अपनी वोट मांगने के साथ साथ सच बताना पड़ता है। तो उसके बाद आपको बीजेपी के जवाबों की सीरियसनेस को देखना चाहिए। क्या वो उन मुद्दों पर वैसे ही जवाब दे रहे हैं जैसे आरोप लगाए गए हैं, या उसको कहीं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो बोली कि अडानी की जो ग्रोथ रेट है, आप शायद 1100% से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ये आंकड़ा नहीं है। जो आंकड़ा राज ठाकरे ने दिखाया है वो आंकड़ा है 680% का, और वो 1100 का जो आंकड़ा है वो मैं बताऊं कि वो 100% से लेकर और 1100% तक बहुत सी कंपनियों ने ग्रोथ किया है। ये आंकड़ा दिया है बीजेपी ने, मतलब उसके डिफेंस में। ये तब की बात है जब अडानी का ग्रोथ रेट है 680%,
सालाना, वहीं भारत का ग्रोथ रेट है, भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट है, मैंने अभी निकाल के दिया था 7.4%। यानी अडानी का ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से लगभग 100 गुना है। यानी कि उतनी ही मेहनत आप अगर 1,000 रुपया कमाएंगे तो अडानी 1,00,000 रुपया कमा लेगा, 100 गुना। अगर पूरा भारत जो है मिल करके अगर 50 लाख करोड़ कमाएगा तो अडानी उतने ही रुपए में 50 करोड़ कमा लेगा, 100 गुना। समझ रहे हैं? यानी कि भारत अगर आप ये कहना चाहते हैं भारत, हाँ, कि भाई उसकी ग्रोथ रेट को परसेंटेज मत मापो आप। हाँ, उसकी ग्रोथ रेट नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि जहां पूरा देश को 80% लोगों को भीख मांग करके अनाज खाना पड़ता हो, उस देश के ग्रोथ रेट में अडानी की ग्रोथ रेट को देश की ग्रोथ रेट कहना कहां तक सही है? लोग तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास तो अनाज भी नहीं है, पैदा होते ही लड़की के नाम का पैसा दे रहे हैं, स्कूल पढ़ने के नाम फ्री दे रहे हैं, दवाइयां फ्री देने का नाम ले रहे हैं, इंजेक्शन फ्री लगाने की बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन अलग से दे रहे हैं, रांडा पेंशन भी दे रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन भी दे रहे हैं, विकलांग पेंशन भी दे रहे हैं, फ्री का अनाज भी दे रहे हैं, गरीबों को तेल भी दे रहे हैं। यदि देश में सब लोगों के पास में अनाज भी नहीं है और तेल भी नहीं है तो वो देश विकास कैसे कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। और आंकड़े क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स क्या कह रहा है कि दुनिया के जो टॉप मतलब 10 देश थे उनसे भी बाहर हो चुका है इंडिया, कहीं भी अब वो विकासशील देश नहीं रहा, अब वो गरीब देशों की श्रेणी में आ गया। बांग्लादेश और भूटान भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आते हैं आज के टाइम पर। लेकिन ये आंकड़ा कहां से आया कि भारत 2014 से पहले 11वें स्थान पर था इसके अंदर? जीडीपी में नहीं, जीडीपी के अंदर नहीं, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 11वें स्थान पर था। हाँ। और अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये जीडीपी आपको समझनी पड़ेगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जितना पैसा जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बराबर का पैसा छाप करके आरबीआई सर्कुलेट करती है देश के अंदर। तो जितना पैसा देश में खर्च होता है या सर्कुलेट होता है अकाउंट के माध्यम से, वो गिना जाता है, उसको वो लोग इकोनॉमी में काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपसे अगर कैश लिया 1 करोड़ रुपया और आपने फिर मैंने वापस भी लौटा दिया 1 करोड़ रुपया, तो जीडीपी में कोई उसका योगदान नहीं है। लेकिन यदि मैं यही पैसा आपका अकाउंट के थ्रू लेता हूं तो जीडीपी बढ़ती है। यानी कि पैसे का ट्रांजैक्शन, सब्जी आप फ्री में ले लोगे तो जीडीपी नहीं, मतलब कैश में ले लोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने कैश का फ्लो बंद करके सारी ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज करके और उस फ्लो को बढ़ा दिया है। इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है कि देश की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है। असल में वो सारा पैसा या तो बैंकों के पास जा रहा है या बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है। ये भी तो होता है ना कि मतलब एक आदमी औसतन कितना कमा रहा है, वो घटा है भारत का। नहीं, वो जीडीपी बढ़ी, अगर बढ़ी हुई दिखा रहे हैं ये लोग, तो उसके अंदर ये भी तो है ना प्रति व्यक्ति आय में गरीब हुआ है देश। इकोनॉमी में मतलब डाटा देश की इकोनॉमी में बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय में कम हुआ है। तो अब जब एक डाटा मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है। अगर आप यूट्यूब की इनकम को भी देखो ना, यूट्यूब जितनी इनकम भारत में दे रहा है, जितने कंटेंट क्रिएटर भारत के अंदर हैं, उसका कुछ परसेंटेज है जो अगर देश की मान लो 100% जीडीपी है फिलहाल, तो उसमें कुछ हिस्सा या 10 या 20% का भी यूट्यूब ने भी दिया है। वो चीज बाहर से डॉलर आ रहा है, 10% नहीं हो सकता, वो कुछ डाटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा भी। यूट्यूब ने भी अपना योगदान दिया है जीडीपी को बढ़ाने में, इंडिया की। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर ने। हाँ, इसमें बिल्कुल सही बात है। यूट्यूब ने लोगों का डाटा भी तो यूज किया है, यूट्यूब ने जो इंटरनेट यूज़ किया है, जो लोगों का समय यूज़ किया है, जो यूट्यूब पर जो ऐड आती हैं उसकी वजह से लोग कंजप्शन करते हैं, लोग खर्च करते हैं, उससे भी इनकम जीडीपी में योगदान आता है। बात यूट्यूब के योगदान की अभी नहीं चल रही है, बात जीडीपी की भी नहीं चल रही है, बात चल रही है अडानी की ग्रोथ की, जिसको समझने की बात आई थी, जिसके आरोप लगाए थे और जिसको बीजेपी ने डिफेंड किया है। और जो इसने लगाए हैं ना आरोप राज ठाकरे ने,
वो सिर्फ महाराष्ट्र को केंद्र में रखकर लगाए हैं, क्योंकि वहां वो मुंबई के आसपास के एरिया को दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से ये अडानी को दे दिया गया है। रियलिटी ये है, लेकिन जो उन्होंने वो मैप्स दिखाया ना, वो जो इंडिया का मैप दिखा रखा, वो उसमें पूरे अब उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पूरे देश के अंदर, उसमें पूरे भारत में, मतलब बाहर जितना एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, जो समंदर के साथ साथ का एरिया है, वो सारा का सारा गौतम अडानी को दे दिया गया है। और जहां माइनिंग हो सकती है, जहां तेल के कारखाने हो सकते, तेल का कुएं हो सकते हैं, जहां सोना हो सकता है, जहां लिथियम के भंडार हैं, जहां कोयले के भंडार हैं, वो अडानी को दिया गया है। और इतना बड़ा गेम आप पुरानी रिसर्च करके देखेंगे ना, ये साथी लोग, उनको पता चलेगा कि अडानी अगर बिहार से कोयला लेके आता है इंडिया में रेल के थ्रू, तो महंगा मिलता है भारत को। लेकिन अडानी यदि भारत को क्या था, भारत में ही आ रहा है ना, यही तो खेल है ना। अडानी की कंपनी भारत को, यानी भारत की सरकार या भारत के लोगों को जब देती है कोयला, तो महंगा देती है। वही कोयला यदि पहले सिंगापुर जाके फिर इंडिया में आता है तो सस्ता मिलता है। मेरे को समझ में नहीं बात ये। आपको आएगी नहीं ना, मतलब आप वो इंडिया का ही कोयला है, पहले इंडिया का है। कोयला बाहर जाएगा, वहां से फिर भारत में दोबारा आएगा दूसरी पोर्ट पे। यानी कि इसी गेम प्लान के लिए तो सारी पोर्ट दिए जा रहे हैं। इसका लंबा रिसर्च का प्रोसेस है, ये अलग वीडियो के अंदर स्पेशल बैठ के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अडानी ने एक कंपनी सिंगापुर में खोली है, एक ऑस्ट्रेलिया में खोली है, एक मतलब बैंकॉक में खोली है, और अलग अलग श्रीलंका में, बांग्लादेश में खोली है। वो अलग अलग जगह पर कंपनी खोलेगा, वहां से कंपनी यहां से ऑर्डर करेगी। जैसे आप देखोगे, जो बिजली बनाता है अडानी राजस्थान में, भारत को वो महंगी मिलती है और पाकिस्तान को सस्ती मिलती है। जो गुजरात में भी बन रही है ना बिजली, पाकिस्तान को एग्जांपल तो मैं अभी देख रहा था, जैसे जो जियोपॉलिटिक्स की बात है ये, हाँ, कि भारत को जो कच्चा तेल मिलता है, जो पेट्रोल डीजल जिससे बाद में बनते हैं, हाँ, मतलब भारत में जो एंड यूजर है ना पेट्रोल का, हाँ, उसको महंगा मिलता है। हाँ, लेकिन अब जब रसिया से तेल खरीदते हैं, हाँ, रसिया से तेल भारत के मुकाबले बांग्लादेश में सस्ता मिल जाएगा, आपको पाकिस्तान में सस्ता मिल जाएगा, नेपाल में भी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन भारत के एंड यूजर को महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जो राज्य टैक्स लगाते हैं पेट्रोल के ऊपर, पहले सेंटर का टैक्स लगता है, फिर स्टेट का टैक्स लगता है, और फिर जाके एंड यूजर को मिलता है, और फिर ज्यादा जाके महंगा मिलता है। क्रूड ऑयल तो सस्ता ही है जो अडानी को, मतलब जो इंडिया को पड़ता है। हाँ, मतलब राज्य जो है वो सरकार से अलग होता है। मतलब स्टेट की सरकार जो, यानी बीजेपी ही अगर यहाँ हरियाणा में हो और बीजेपी ही सेंटर में हो, और अगर हरियाणा टैक्स लगा दे, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, वो राज्य का कसूर है ना। नहीं, वो तो मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूं ना यहाँ पे, मैं वही क्यों है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो सबसे बड़ी लूट है वो टैक्स और ब्याज है, बस। बाकी तो सामान के बदले कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। टैक्स और ब्याज एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन के बदले नहीं होता है। वैसे जैसे किसान ने गेहूं उगाया या कोई फसल उगाई, उसके बदले उसे कुछ पैसा मिल गया, वो तो उसने प्रोडक्शन के बदले मिला। लेकिन टैक्स किस चीज के बदले लिया? कुछ सर्विस नहीं थी ना, वो तो सर्विस वैसे भी देनी होती है। लेकिन हमें सैलरीज देनी है, हमें विकास के कार्य करने हैं, हमें दूसरी कंपनियों को लोन देना है, इसीलिए टैक्स लगा रहे हैं और इसीलिए बैंक ब्याज ले रहे हैं। और पता चलता है कि टैक्स ना तो भारत की ट्रेजरी में जमा हो रहा है और ना ही ब्याज लेने वाले बैंक सरकारी हैं, वो प्राइवेट कंपनी है। और पुलिस वालों को तहसीलदार ऑर्डर देता है कि प्राइवेट कंपनी को देश के लोगों का घर कब्जा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करो और सहायता प्रदान करो। यानी कि केवल और केवल लूट के लिए ही टैक्स और ब्याज का धंधा चलता है। और ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, ये तब शुरू किया था जब यहां रियासतें हुआ करती थी। राजाओं से सेटिंग करके समुद्री लुटेरे ये कहा करते थे कि व्यवस्था तुम रखो, राज तुम करो जैसे तुमको करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टैक्स हमको लेने दो, जैसा टैक्स का कलेक्शन हम करके देंगे तुमको। तो उस टाइम पे ये कलेक्टर बैठाए थे जिनका नाम कलेक्टर था, कलेक्ट करने वाले, टैक्स इकट्ठा करके देने वाले। उनको आजकल आप डीसी बोलते हो,
नाम बदल के कलेक्टर की जगह कमिश्नर कहना शुरू कर दिया। कलेक्टर के ध्यान से मुझे सूर्यवंशम फिल्म ध्यान आ रही है। हाँ, तो वो कलेक्टर थे बेसिकली। तो वो कलेक्टर अंग्रेजों ने बिठाए थे अपने लोगों को लूटने के लिए, टैक्स और ब्याज की फॉर्म में। साहूकारों को भी पैसा वही लोग दिया करते थे। और जो समुद्री लुटेरों की बात मैं कर रहा हूं, वही इस सेंट्रल बैंक का, सीबीडीसी जितना भी है, या रिजर्व बैंक जो है, या फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का है, उसका मालिक है जिसका नाम रॉथस्चाइल्ड है। वही पैसा दे रहा है और वही छाप रहा है। तो टैक्स का गेम क्या है और लोन का गेम क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जो अडानी को मिलता है और जो हमको मिलता है, आप जो दिहाड़ी करते हो उसकी कीमत तय है। यूट्यूब ने आपके व्यूज पे कितना रुपया वो देगा वो तय किया हुआ है कि आपका आरपीएम इतना होगा, इतने व्यूज देखेंगे, इतने मिलियन पे आपको इतना रुपीज आपको मिलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ इस खेल को समझने के लिए जब पैसा वहां जमा होता है आरबीआई में, वो गोल्ड की फॉर्म में जमा होता है। यानी अगर यहां किसान ने मान लीजिए 15 रुपया कमाया है, 15 रुपए का अनाज पैदा किया, तो वो 15 रुपया के बराबर एक मोहर आरबीआई अपने पास रख लेगा, यानी 1 तोला सोना। और उसकी जो कीमत आरबीआई के नकली नोटों में है वो लगभग आज के टाइम पर 1,40,000 है। तो इधर से 15 रुपया किसान को दे दिया जाएगा कि तुमने 15 रुपया कमाया, उसके बदले का 15 रुपया यानी एक मोहर 1 तोला सोना आरबीआई में जमा कर लिया जाएगा। और मार्केट में जो सर्कुलेट किया जाएगा वो 1,40,000 रुपया किया जाएगा। ये बात फिर सिर के ऊपर से घूम गई। सिर के ऊपर से घूम गई ना। हाँ। यानी कि आपके प्रोडक्शन में आप बैंक में जितना भी पैसा जमा करते हो, यदि मैं इसका अनुपात आपको निकाल के दूं कैलकुलेटर के माध्यम से, तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने ये कैलकुलेटर है 1,40,000 रुपया के करीब आज के टाइम पर सोने का रेट है, ठीक है। और इसको यदि मैं डिवाइड करता हूं 15 रुपए से, तो लगभग 9,333 गुना की ठगी आपके साथ होती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो जो अभी रुपए की कीमत है और जो सोने की कीमत है, हाँ, वो बराबर नहीं है, फर्जीवाड़ा है। नहीं, वो बराबर है। हाँ। यही गेम प्लान समझने ना है लोगों को। रुपए की कीमत और सोने की कीमत वही है जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है। भारत का पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि 15 रुपए में एक मोहर है। वही रेट है, वही कानून है, वही सिद्धांत है, उसी हिसाब से सोना रखता है। फिर सोना तो बढ़ रहा है, सोने का रेट तो अरे नहीं ना, आपको वो बैंक नोट के बदले बढ़ रहा है, रुपए के बदले नहीं ना बढ़ रहा है। आप उस बैंक नोट को ही रुपया मान रहे हो, यही गड़बड़ है बस आपकी। वो रुपए की पर्ची है, रुपया नहीं है मेरे दोस्त। और वो पर्ची कोई भी कितनी भी छाप सकता है। 1 रुपए का नोट तो असली है? नहीं है, आपकी वो भी लीगल टेंडर है 1 रुपए का। वो सिर्फ भारत की सरकार छापती है और वो रिजर्व बैंक छापता है, बस इतना सा है। असली रुपया कहाँ है? वही तो रुपया ही तो गोल्ड ही रुपया होता है ना। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि 1882 ये चीज दूसरे देशों के अंदर भी हर देश के अंदर, जिस भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां डॉलर सोने के बराबर छापा जाता है। और जब से डॉलर सोने के बराबर छापना बंद किया है उन लोगों ने, तब से ही देश गरीबी में जाने लगा है वहां। इसीलिए उनको दूसरे देशों में युद्ध करवाने पड़ते हैं। युद्ध करवा के ही उनकी इकोनॉमी बढ़ती है क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन का और कोई साधन नहीं है। अमेरिका में सोना नहीं निकलता है, अमेरिका में खनिज पदार्थ नहीं निकलते हैं, अमेरिका में कुछ भी नहीं होता है। अमेरिका में केवल कैंसर का एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है गेहूं। अमेरिकन गाय, वहां हमारे वाली गाय वहां सरवाइव नहीं कर सकती, तो अमेरिकन गाय हाइब्रिड गाय है, उसके दूध से होता है कैंसर। वहां ऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो उगा ही नहीं पाओगे क्योंकि वहां फसल जो समय है वो ऑल टाइम वेदर थोड़ी है हमारी तरह कि सभी तरह का वेदर रहता है। वहां तो सर्दियां ज्यादा रहती हैं बेसिकली, तो वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामान के ऊपर निर्भर करती है और हम लोगों को सामान वो लोग डॉलर में दे रहे हैं, सोने में नहीं दे रहे हैं। यहीं से भारत गरीब होता जा रहा है और डॉलर का मुकाबला बैंक नोट के बराबर रखा और कह देते हैं वो रुपए की कीमत कम हो गई है। रुपए की कीमत नहीं कम हुई है, वो रुपए के नोटों की कीमत कम हुई है जिनको आप रुपया मान रहे हो। वो नोट के ऊपर लिखा, जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको एक पर्ची दे देता हूं कि मैं धारक को 1 किलो आम देने का वादा करता हूं। जिसके पास भी वो पर्ची होगी वो जाकर 1 किलो आम ले लेगा, जिसने भी वो वादा किया है। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? यानी 1 किलो आम और 1 किलो आम की पर्ची दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही रुपया और रुपए की पर्ची अलग अलग चीजें हैं।
1 रुपया रुपया होता है और 1 रुपए की पर्ची 1 रुपया होता है। तो 100 रुपया अलग होता है और 100 रुपए की पर्ची अलग होती है। समझ रहा हूँ। हाँ, अब सवाल ये उठता है, जब पूरा देश ही इसी सिस्टम पे चल रहा है, अमीर अमीर है क्योंकि वो इसी सिस्टम पे चल रहा है, गरीब गरीब है क्योंकि वो इसी सिस्टम पे चल रहा है, हाँ, तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण बहुत आसान सा है मेरे दोस्त, हाँ। कि केवल रुपए का जो मानक है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो आपके एक भी मेहनत को कोई खा नहीं पाएगा, शोषण नहीं हो पाएगा। शोषण बंद कर दो, रुपए के मानक को फिक्स कर दिया जाए। स्टैंडर्ड तो फिक्स है अभी, 1 रुपया 1 रुपया है। अरे नहीं भैया, 1 रुपया क्या है? चलो आप बता दो 1 रुपया क्या है। 1 रुपया एक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है ना, 1 रुपए का 1 रुपया ही है, मान लो यार। 1 रुपए का 1 रुपया मतलब 1 रुपए का सिक्का है। हाँ। वो सिक्का है 1 रुपए का, वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, वो 1 रुपया नहीं है। वो 1 रुपए का नोट है। हाँ। वो नोट है 1 रुपए का, वो 1 रुपए का लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। फिर मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो 1 रुपया है वो एक लीगल टेंडर ही मान लो आपके अकॉर्डिंग, भाई पर्ची मान लो उसको। हाँ, वो पर्ची है। अब फिर रुपया असली है क्या? वही बता रहा हूं मैं आपको। रुपया उसके मानक के हिसाब से आता है, और पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है, वो जो मैंने किताब आपको रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन दिया है, उसमें हमने वो सारे सबूत डाले हुए हैं जो हमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने दिए हैं। उसके मुताबिक जो लास्ट अमेंडमेंट भारत के कानूनों में हुआ था रुपए के मानक को लेकर के, वो कहता है कि 15 रुपए की एक मोहर, ये स्टैंडर्ड है रुपए का। यानी 1 रुपया मतलब 1 मोहर डिवाइडेड बाय 15, इतना गोल्ड, और 1 मोहर में होता है 1 तोला सोना। अब 1 तोला कितना होता है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें कितना भ्रम में डाला गया। 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम है ना। सब पूरी दुनिया 10 ग्राम पड़ती है। अब सर्च करके देखोगे 1 तोले का वजन होता है 11.664 ग्राम। 11 ग्राम 664 ग्राम होता है 1 तोला। ये तो अपन नई बात ही निकाल दी। नई बात क्यों निकाल दी यार? पुरानी बात है, आपको गलत पढ़ाया गया। और सुनार ने आपको कभी भी 1 तोले का रेट नहीं बताया। सुनार ने आपको यह बताया कि 1,30,000 10 ग्राम का रेट है, वैसे बोलता है हमेशा सुनार। और जब पेपर में अखबार में लिखा होता है इतना रुपया प्रति 10 ग्राम लिखा होता है, महिलाओं को हम वो 1 तोला कहकर वो चेन दे देते हैं, 10 ग्राम की चेन। फिर वो 10 ग्राम की ही तो कीमत है, वो 10 ग्राम की कीमत है ना। हाँ। लेकिन स्टैंडर्ड तोले में चलता है, स्टैंडर्ड तोला में चलता है। यानी कि 15 रुपए में 1 तोला सोना, ये रुपया है। रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। ये सिद्धांत और ये कानून है, भारत का कानून है मेरे दोस्त। भारतीय कानून में लिखा हुआ है। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, वकीलों को, जजों को नहीं पढ़ाया जाता, अर्थशास्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें मेरी गलती क्या है? आप इतनी भड़क क्यों ले रहे हो? फिर भड़क इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादाओं की सारी कमाई को ले गए और आपके बाप दादाओं की भी ले गए। ऐसा कैसे हो गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक कर्जदार हो गया? ये समझ नहीं आ रहा आपको। पूरे गांव में 1 कर्जदार हो जाएगा, 10 कर्जदार हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 एकड़ वाला भी कर्जदार, 1 एकड़ वाला भी कर्जदार, बिना एकड़ वाला भी कर्जदार, दिहाड़ी वाला भी कर्जदार, अरबपति भी कर्जदार, और इतना कर्जदार जितनी उसके पास प्रॉपर्टी उससे ज्यादा कर्जदार। हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा का कर्जदार। दिया किसने उसको वो कर्ज जब भारत के किसी बैंक के पास इतना छापने की औकात ही नहीं है? क्या है वो कर्ज? किसी को पता ही नहीं है भाई। जिसने लोन दिया है उसके पास इतना पैसा है ही नहीं है। आप एक कमाल की बात देखो, बैंकों ने, आरबीआई ने कुछ नियम बनाए अपने आप कानून से ऊपर होकर के लूटने के लिए कि यदि आरबीआई के पास, यदि किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 1000 करोड़ रुपए का लोन बांट सकता है। और अभी पिछले साल उसने अमेंडमेंट किया कि किसी के पास यदि 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 2500 करोड़ रुपए के लोन बांट सकता है ही नहीं है उसके पास, और वो लोन दे रहा है। खाली ऐसे टक 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 ले हो गया कर्जदार, टक 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 ले हो गया कर्जदार, ले हो गया कर्जदार। और तुम्हें उसकी चुकता करनी पड़ती है पूरा दिन खा के और मेहनत करके, सुबह से शाम तक अपने परिवार को छोड़कर, अपनी सेहत को दांव पे रख के, अपने गांव को छोड़कर, अपने देश के बारे में छोड़ करके आपको गुलामी करनी पड़ती है किसी की, आपको मैनेज करना पड़ता है, और तब जाकर पूरी कमाई को उनको देते हो। किसके बदले? सिर्फ वो डिजिट बदली थी, था ही नहीं उसके पास जो आपको दिया उसने। वो डिजिट मैंने खर्च भी तो करी है। वो डिजिट खर्च करी है रुपए के नोट के कीमत की बराबर, रुपए की कीमत के बराबर नहीं। यही तो समझा रहा हूं। अगर मुझे
आप कह रहे हो कि आपको 15 रुपए का डिजिटल मिला, या फिर आपको जो नोट बनाए गए आरबीआई ने वो मिले, अगर मुझे उसकी जगह कुछ और मिलता जो आप बताना चाह रहे हो, तो उसकी कीमत क्या होती फिर? मतलब तो कर्ज तो भी चुकाना पड़ता। मैं वही बता रहा हूं आपको, जब मैंने 15 रुपया कमाया तो आरबीआई ने 15 रुपया अपना आरबीआई में जमा कर लिया और मुझे 15 रुपए के नोट पकड़ा दिए। क्या समझ में? मतलब मैंने 15 रुपए कमाए, हाँ, मैंने दिहाड़ी करी कहीं पे, हाँ, मैंने मान लो दिहाड़ी 1000 रुपए है, हाँ, मैंने दिन में 1000 रुपए कमाए, हाँ, अब वो 1000 कमाए तो जैसे ही आप वो 1000 कमाओगे, 1500 कह लो इसको, हाँ, 1500 कह लो, जैसे ही आपने 1500 रुपए कमाए और आप उनको बैंक में जमा कराने जाते हो, हाँ, तो जो बैंक है वो 100 मोहर वहां जमा कर लेगा। 100 मोहर मतलब 15 रुपए की एक मोहर है, तो 1500 में मतलब मोहर क्या? मोहर 1 तोला सोना। आपने जो कमाया है ना, वो एक मोहर 15 रुपए की है, तो आपने कमाया 1500, यानी आपने 100 मोहर कमाया, यानी आपने 100 तोला सोना कमाया है। और आप जब बैंक से लेते हो तो आपको 100 तोला सोना आपका बैंक में जमा हो जाता है आरबीआई में, और उसके बदले आपको बैंक नोट मिलता है। मैं कह रहा हूं वो बैंक नोट की कीमत और मेरे रुपए की कीमत बराबर होनी चाहिए। आप बैंक नोट को रुपए के बराबर चला रहे हो, सबसे बड़ी लूटिया आप उसको रुपया मान रहे हो, वो रुपया नहीं है। और नहीं मानेंगे तो हम कहां जाएंगे? भाई वही बात कर रहे हो यार, मैं कीमत की बात कर रहा हूं राहुल भाई, कीमत को समझो। देखो, जो आपने 15 रुपया, मान गया आपकी बात, आपने कह दिया कि ये चीज है और ये ऐसे है, तो अब अगर हम मान लें तो हमें क्या करना होगा कि जो आप कह रहे हो वो हो जाए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बैंक में जाइए, 10 रुपए का नोट और एक एप्लीकेशन, जिस बैंक में आपका खाता है, बैंक मैनेजर को सिर्फ एक बात लिखनी है आपको चिट्ठी में, टू दी मैनेजर या आरबीआई गवर्नर, क्योंकि उस नोट के ऊपर गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। धारक मतलब जिसके पास वो नोट है, अच्छा, बियरर, ठीक है, जिसके पास भी वो नोट है वो मालिक है उस नोट का, ठीक। 100 रुपए का ले लो आप क्या करो, उसमें लिखो टू दी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक, और इधर लिख दो आप वाया बैंक मैनेजर, प्रॉपर चैनल, श्रीमान जी मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और आरबीआई के वचन पत्र के हिसाब से, उसमें जो लिखा हुआ वचन है उसके हिसाब से गवर्नर ने मुझे 100 रुपए अदा करने का वचन दिया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। चूंकि अब मुझे इस बैंक नोट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है भविष्य में, तो मैं ये बैंक नोट आपके पास जमा कर रहा हूं, इसकी कॉपी मैं अपने पास रख रहा हूं, कृपया मुझे मेरे 100 रुपए अदा कर दिए जाएं। मैं इस 100 रुपए के बदले में कोई भी दूसरा नोट या सिक्का नहीं लेना चाहता हूं, मैं लीगल टेंडर के बदले लीगल टेंडर नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। तो जिस भी चीज को आप भारत का रुपया मानते हो वो मुझे दिया जाए। सिक्का लीगल टेंडर है, 2 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, 1 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, इसलिए सिक्का और दूसरा नोट नहीं, प्रोमिसरी नोट नहीं, मुझे भारतीय रुपया चाहिए। यदि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो कृपया करके पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से रुपए का स्टैंडर्ड चेक करके मुझे मेरा रुपया दे दो। चूंकि आप लोग बहाना करते हो 2011 के कॉइनेज एक्ट में सारे कानूनों को रिपील कर दिया गया है, तो आपको याद दिला दिया जाए कि 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए के मानक पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही मानक के साथ आज तक कोई छेड़छाड़ हुई है। तो कृपया कर मेरे 100 रुपए मुझे दिए जाएं। अब आपने बैंक से 100 रुपए मांगे, यदि बैंक ईमानदार है और बैंक और आरबीआई आपके देश के प्रति समर्पित है और वो उन 100 रुपयों को दे देता है, तो मैं बैंक को सत्य मान लूंगा, सच्चा मान लूंगा। और यदि बैंक आपके 100 रुपए का जवाब देने की बजाय, 100 रुपए देने की बजाय मैनेजर आपको फोन करके ये कहे, राहुल भाई एक बार बैंक में आ जाते, बात कर लेते, और किसी तरह से किसी कागज पर साइन करवाने लगे कि हो गया हमारा मसला, ये 100 रुपए वापस ले जाओ यार, इसका आरबीआई से कोई जवाब नहीं आया है या नहीं आया है, तो तब तो आप मान लोगे कि बैंक और आरबीआई फ्रॉड है। आपने किया खुद पर्सनली ऐसा?
2000 से ज्यादा लोगों ने कर लिया भारत में, और भाग जाता है बैंक, और आरबीआई रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए आप? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त। बैंकों ने रुपए के बदले उनको इतनी बड़ी कोठियां, इतना जो ताकत मिलती है कि तुम एसपी को भी हड़का देता है कोई जज, वो अपनी उस पावर को खो देगा क्या? जो भी आदमी रुपए पर बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। वो उसकी पर्सनली बात थोड़ी ना है। अरे वो तो अकल भी तो नहीं है ना। जुडिशरी के किसी पेपर में और वकील के किसी सिलेबस में रुपया पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो जज को पता ही नहीं है कि रुपया क्या होता है, और उसको अलाउड भी नहीं है। ऊपर से आदेश है, तू बोलेगा नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। फिर एक काम करो, फिर देश से उच्च कोड है। ठीक है, ठीक है, आप तो पत्रकार हो। अब आपने कोई मतलब आरबीआई को पत्र लिखा, उसने आप नियमों के तहत, एक्ट के तहत आपने उनसे जवाब मांगा, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस मसले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो ना। चलो एक काम करता हूँ, आप तो जानकार हैं सारी चीजों के। मैं कहाँ जानकार, मैं कहाँ आप तो सब चीजों को समझते हैं ना, हैं? आप तो सारी, अभी तो आपको तो बड़ा भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर। आपको क्या लग रहा है हम कभी गए नहीं होंगे? अरे एक काम करो, 100 रुपये बैंक मैनेजर को दे दो, 28 दिन में फिर से उसकी रिमाइंडर डाल दो। 2 महीने तक बैंक मैनेजर या आरबीआई जवाब ना दे या आपको ना दे पैसा, तो भैया फिर आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। आप गए हो या नहीं मुझे ये बताओ। अरे हमारी फाइल को सुनता ही नहीं है कोर्ट का कोई आदमी यार, बताओ क्या करे? वो कहता है इस मसले पर हम सुनने के अधिकारी ही नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? वो कहता है हमें अधिकार ही नहीं है इसको सुनने का। चलो हम इसको टॉपिक कहीं छोड़ते हैं, ये अडानी पे आते हैं। ये सवाल लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। हाँ। तो दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं भाई, ऐसा है या नहीं है। आप कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हो, लेकिन सिर्फ आप ही चर्चा कर रहे हो इसके बारे में। नहीं, रामवृक्ष यादव सुनो, 150 करोड़ लोगों में से जो अभी देश की जनसंख्या है, उसमें सिर्फ आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। चलो रुपए के बारे मैं आपको बताऊं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जन्म तिथि अब 23 जनवरी को आने वाली है, उसका जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं चरखी दादरी के तिकोना पार्क में 23 जनवरी को। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम्हारा ये रुपया, अंग्रेजों का रुपया इस देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। यदि भारत आजाद है तो भारत का रुपया होना चाहिए। उन्होंने आजाद हिंद रुपया बनाया था और आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद इसी रुपये को लेकर के जॉन एफ कैनेडी, जो इस टाइम पे रॉबर्ट एफ कैनेडी उसका भतीजा लगा हुआ है अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति होते हुए उसने रुपए छापने की प्रक्रिया को पब्लिक के सामने रखने के लिए एक भाषण दिया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इन बैंकिंग प्रणाली वालों का पूरा भांडाफोड़ पूरे देश के सामने करूंगा। अगले ही दिन मर गया, वो मार दिया गया उसको। जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन चल रहा है। फिर आपको क्यों नहीं मार रही? सुन लीजिए ना यार, अभी उनके लिए खतरा नहीं बने हैं ना। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसके बाद इसके ऊपर बोले बाबा जय गुरुदेव, उनको गायब कर दिया गया। तीसरे बोले इसके बाद में, ये आजादी के बाद की बात बता रहा हूं मैं, रामवृक्ष यादव, यूपी वाले सर्च करना आप, लगाना इस पे एडिटिंग में। यादव के बारे में तो बता रहा था कि वो थोड़ा गुंडा टाइप ऐसा कुछ था। हाँ, क्या बात करते हो यार। रामवृक्ष यादव इस रुपए के मसले को उठा के लाए कि हमको हमारा रुपया चाहिए। 2013 से लेकर 3 साल तक मथुरा के जवाहर बाग पार्क में, जवाहर बाग में बैठा, सत्याग्रह किया, सत्य की मांग की कि हमको हमारा रुपया चाहिए। कोर्ट ने सुनना मना कर दिया, सरकार से डिमांड की। अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा करके कई 100 लोगों को मार दिया था। यह हत्याकांड, जवाहर बाग कांड बोलते हैं, मीडिया में छपा नहीं, अगले दिन खत्म, कोई पूछता नहीं। जो भी आदमी इस मसले पर बोलता है उसको निपटाने का काम ये जो गैंग है ये करता है, जिसका ये रिजर्व बैंक है। हमारे अभी निपटाने का इसलिए नहीं इनको चिंता है, उनको लगता है ये व्यवस्था में तो आ नहीं रहा, ये कोई ऐसा तो है नहीं किसी पद पे बैठा हो, ऐसे इंटरव्यू देता है, वीडियो बनाते हैं, इतने कुछ लोग देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसके बोलने से दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया को जो पट्टी पढ़ाई गई है, इनके बाप दादाओं को जिस तरह से अंधेरे में रखा गया है, इनके पढ़ाने वाले टीचर्स को, वकीलों को, जजेस को, पुलिस वालों को जैसे रुपए का गुलाम बना करके रखा गया है,
उस हिसाब से ये लोग मानने वाले नहीं, सब रुपए के गुलाम है, इस कागज के गुलाम है, इसलिए इसकी बात को कोई सुनेगा नहीं। वो इस भरोसे पर है जिस दिन उनकी इस व्यवस्था के लिए हम लोग खतरा बन गए और उनको लगने लगा कि हम खतरा हैं, उस दिन निपटा दिए जाएंगे, उस दिन हो जाएगा, निपटा दिए जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा।